हेलो दोस्तों, नमस्ते। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था काम की अधिकता की वजह से। मैं प्रयत्न करूंगा कि ये व्यवधान आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें ना पड़े और लगभग 1 या 2 दिन में आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाए। तो देखिए, हम आज अध्याय 6 पढ़ेंगे, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। उससे पहले आपको कमेंट कर कर बताना है, हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नगरों की स्थलों की विशेषता देखी थी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो स्थल थे 2 भागों में बटे हुए थे, दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र, और दोनों ही क्षेत्रों की किलेबंदी सामान्य तौर पर हमें देखने को मिली है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है या कौन सा स्थल है जहाँ से हमें किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दोनों ही क्षेत्रों पर, ना तो दुर्ग क्षेत्र पर या ही नगर क्षेत्र पर किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। पिछली वीडियो में अपन ने इसके ऊपर डिस्कस कर रखा है। अब देखिए, अपन शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार राज्यों का निर्माण हुआ और राजाओं के चयन में, राजाओं के चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए, और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे जिसमें गणराज्य की विशेषता देखेंगे और एक गणराज्यों में से एक जो गणराज्य है उसकी बारीकी से उसका हम अध्ययन करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनका ये कहना था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं हमारे लिए उनको हम स्किप करें और ऐसा एक भी फैक्ट ना छूटे जो हमारे लिए उपयोगी है। तो हम जो प्रश्न हैं उनको छोड़ते हुए और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे। तो पहले थोड़ा सा अपन वैदिक काल के बारे में और थोड़ा सा ये जो विभाजन है समय का उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, वैदिक काल जो है वो सामान्य तौर पर हम देखते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वो पूरा का पूरा क्या माना जाता है, वैदिक काल माना जाता है। अब उसको 2 भागों में बांटा हमने, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और इसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की, ऋग्वेद से तात्पर्य है कि केवल ऋग्वेद के समय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, क्या सामाजिक व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार के राजा होते थे, ये सारी जो जानकारी हमें मिलती है वो केवल एक ही साहित्यिक स्रोत हम यूँ कह सकते हैं, वो था केवल ऋग्वेद था। और ऋग्वेद में जिस कालखंड के बारे में बताया गया है उस पूरे को हमने नाम दिया है ऋग्वैदिक काल। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल जो है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो साहित्यिक प्रमाण हमें स्रोत हमें जो मिलते हैं उनमें सबसे पहले तो बचे हुए 3 वेद हो गए, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ भी इसी में आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथों से तात्पर्य है कि हम देखेंगे कि ये जो चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। तो इनको समझने के लिए बाद में हर एक जो ग्रंथ है, हर एक जो वेद है उन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, लिखे गए। और उसके बाद हम देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ वो भी उत्तर वैदिक काल के ही अंदर लिखे गए थे। और आरण्य ग्रंथ जो थे वो जंगलों में जाकर ऋषि मुनियों ने लिखे थे, और वो भी सेम यही कि वेदों का जब जो भाव है, वेदों के अंदर जो ज्ञान है, वेदों के अंदर जो बातें कही हुई है, उनको जब हम ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता से भी नहीं समझ पाए तो आरण्य ग्रंथों की रचना हुई। और उसके अलावा हम इसमें देखते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि उपनिषद में जो है सबसे पहले आध्यात्मिक चिंतन जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक चिंतन की झलक जो है हमें उपनिषदों में देखने को मिलती है। आध्यात्मिक चिंतन का मतलब है
आत्मा और परमात्मा की बात, और जहाँ कहीं भी आएगा अपन वहाँ इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा ये केवल यही ध्यान रखना है, उपनिषद जो है वो आध्यात्मिक चिंतन के बारे में थोड़ा सा बताता है, और आध्यात्मिक चिंतन से आत्मा परमात्मा या मरने के बाद जो क्या होता है उसके बारे में विचार किया गया है, ईश्वर के बारे में विचार किया गया है, उनके बारे में अपन इसमें देखते हैं। तो देखो उत्तर वैदिक काल जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के बाद में आता है महाजनपद काल। तो हम ज़्यादातर जो है इस अध्याय के अंदर उत्तर वैदिक काल और फिर उसके बाद में महाजनपद काल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि उस समय में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं थी और किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। तो देखिए शुरू करते हैं हम। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो हमें पता है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम जो है लगभग आज से 70 साल हो गए, क्योंकि ये पुस्तक पहले लिखी हुई है इसलिए इसमें 50 वर्ष लिखा हुआ है। तो 70 सालों से हम हमारे शासकों का चुनाव करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो हमने देखा था पिछले अध्यायों के अंदर कि भाई जन की जो संस्थाएं थी, समितियां थी, सभा और समिति थी, वो ही राजा का क्या करती थी, चुनाव करती थी, और ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता होने पर वो राजा को परिवर्तित भी करने की शक्ति रखती थी। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 3000 साल पहले का मतलब है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल के समय की बात कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि राजा बनने के जो तरीके हैं उनमें कुछ बदलाव आता है। उसी में से एक बदलाव के बारे में, एक परिवर्तन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो है अश्वमेध यज्ञ। कि अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराकर राजा जो है वो एक बड़े क्षेत्र का या राज्य का राजा बनता था। तो अपन अश्वमेध यज्ञ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या ये प्रणाली थी, किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होता था, कौन कौन से व्यक्ति जो इसमें भाग लेते थे और कौन जो हैं उसमें प्रतिष्ठित होते थे। तो देखो अश्वमेध यज्ञ की हम बात करेंगे तो अश्वमेध यज्ञ अपने आप में एक शक्तिशाली जो राजा होता था वही करा सकता था। साम्राज्य जो अपने साम्राज्य को और फैलाना चाहता था, ऐसा राजा ही अश्वमेध यज्ञ कराता था। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि उसको मिलती थी अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने के बाद में। चारों दिशाओं का वो स्वामी होता था। तो हम देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो कैसे संपन्न होता था। तो कोई भी राजा जब अश्वमेध यज्ञ कराता था तो वो एक घोड़े, पहली बात तो हम देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो वो केवल 1-2 दिन या कुछ दिनों की अवधि में पूरा नहीं होता था, उसको महीनों लगते थे, सालों लगते थे अश्वमेध यज्ञ को। और उस यज्ञ को संपन्न कराने में 2 व्यक्ति मुख्य तौर पर भूमिका निभाते थे। एक तो पुरोहित, जो राजा का प्रधान पुरोहित होता था, उसके नेतृत्व में पुरोहितों का जो समूह है वो इस यज्ञ के विभिन्न जो अनुष्ठान होते थे समय समय पर जो किए जाते थे उनको करवाते थे। उसके साथ साथ सारथी, राजा का जो सारथी है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी इसमें, कि यज्ञ के जो अलग अलग अनुष्ठान होते थे उसमें, क्योंकि राजा का सारथी युद्ध के अंदर हमेशा राजा के साथ रहा होता था, इसलिए युद्ध की जो जितनी भी विजय हैं उन घटनाओं के बारे में सारथी जो है वहाँ पर बताता था। उनके जो उनकी साहसपूर्ण जो कार्य हैं उनके बारे में वहाँ पर बताता था। इसके साथ साथ उसके जो परिवारजन हैं, राजा के जो परिवारजन हैं वो भाग लेते थे। अब होता क्या था इसमें कि एक घोड़ा जो है उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे राजा की सेना को भेज दिया जाता था। अब वो घोड़ा जिस भी क्षेत्र में से या जिस भी राज्य के क्षेत्र में से निकलता था, उस राज्य के राजा को अगर विरोध करना है या अधीनता स्वीकार नहीं करनी है तो उस घोड़े के पीछे जो सेना थी उससे युद्ध लड़ना होता था। और जब घोड़ा पूरे क्षेत्र से घूमकर वापस आ जाता था तो जिन जिन राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार की है या युद्ध नहीं लड़ा था उन सभी राजाओं को उस ये अश्वमेध यज्ञ के अंदर आमंत्रित किया जाता था। उनको एक निश्चित स्थान पर बिठाया जाता था और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो राजा के लिए जो है वो एक उपहार लेके आएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अश्वमेध यज्ञ के अंदर होती थी।
अंत में फिर उस घोड़े की बलि जो है अश्वमेध यज्ञ के अंदर या यज्ञ की जो वेदी थी उसमें दे दी जाती थी। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लेकर आते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। ये हमें पता ही है, अश्वमेध यज्ञ के अंदर उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी था उसका सहचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। सॉरी। तो हम देखते हैं कि न केवल जिन लोगों ने अधीनता स्वीकार की है वो उपहार लाते थे, बल्कि जो वैश्यजन थे वो भी राजा के लिए उपहार लेके आते थे। और जो शूद्र जो लोग होते थे वो बहुत सारे जो अनुष्ठान हैं उनमें शामिल उनको नहीं किया जाता था। तो ये हमने देखा कि अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार से राजा का चुनाव होता था, या यूं कहें कि राजा जो है एक बड़े साम्राज्य को अपने अधीन करता था। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी। तो अपन ने पिछले अध्याय में थोड़ा सा देखा था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है और उसमें कहा गया है कि प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। और उस समय जो ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो जो वर्ण व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। ये खास तौर पर हमें ध्यान रखना है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो हो जाती है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। और हम देखेंगे कि जन्म के आधार पर जब हो जाती है तो एक तरीके से बंद सामाजिक व्यवस्था हो जाती है और उसके बाद में फिर देखते हैं हम बहुत सारे उसके विरोध भी होते हैं। देखिए, वर्ण इस समय उत्तर भारत में खासकर, इस समय का मतलब क्या है? उत्तर वैदिक काल। कौन सा समय है ये? उत्तर वैदिक काल। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। किस कालखंड के बारे में जानकारी? तो उत्तर वैदिक के बारे में ही जानकारी देती है, जो लगभग कब से है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल थे, जिसमें हमने देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद इसमें शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। तो इसमें इन सभी ग्रंथों में मूल रूप से कर्मकांडों के बारे में चर्चा की गई है। कर्मकांड का मतलब है कि कोई अनुष्ठान बताया गया है और उस अनुष्ठानों को संपन्न करने की विधियां बताई गई हैं कि भाई कौन व्यक्ति किस प्रकार से इन अनुष्ठानों को संपन्न करेगा, तो उनको हम बोलते हैं कर्मकांड। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से समाज में अराजकता पैदा ना हो और सुव्यवस्थित तौर से उसको चलाया जा सकता है। उनके नियम, कायदे, कानून भी इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उस समय समाज के कई समूह थे। हम देखेंगे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जिनमें हम देखते हैं पुरोहित रहते थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक, व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर जो
योद्धा, पुरोहित और कृषक जो लोग थे वो अपने आप में थोड़े से क्या थे, आर्थिक रूप से संपन्न या धनवान व्यक्ति थे। और जो पशुपालक थे, शिल्पकार थे और जो शिकारी और भोजन संग्राहक जो लोग थे वो निर्धन लोग थे। अब हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वर्ण विभाजन है उसमें ज़्यादा जो वर्ण विभाजन करने का जो काम किया है वो किया किसने है, पुरोहितों ने किया है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पुरोहितों ने किया है तो अपने वर्ग को उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा मजबूत बनाया है और बाकी जो दूसरे वर्ण हैं उनको उनसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया है। देखो ध्यान रखना है भी किस वर्ण का कौन सा काम रहा है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम ये जो वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं वो किस समय की पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद को हमें ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। तो देखो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण जो था ब्राह्मणों का था और उनका काम जो था वेदों का अध्ययन और अध्यापन, मतलब खुद को पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है, और यज्ञ करना। और यज्ञ करने के दौरान उन्हें जो अगर कोई उपहार मिलता है, कोई भेंट दी जाती है तो उसको वो स्वीकार करना। दूसरे स्थानों पर थे शासक वर्ग जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। और क्षत्रियों का काम क्या था, शासन करना और सुरक्षा प्रदान करना। एक तो शासन करना, शासन करने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ते थे, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए भी उनको युद्ध करना पड़ता था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा जो था वो था वैश्य या विष शब्द से ही बाद में वैश्य बना है। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे और इनका काम था कि भाई जितने भी जो लोग रहते हैं एक राज्य के अंदर उनका भरण पोषण का काम जो है वो इस वर्ग के अंदर आता था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आते आते बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल के अंदर महिला और पुरुषों की समानता बहुत ज़्यादा थी, महिलाओं की स्वतंत्रता थी, महिलाओं को बहुत सारे अनुष्ठानों के अंदर शामिल किया जाता था बराबरी के अधिकार के तौर पर। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के समय आते आते महिलाओं की स्थिति जो है वो निम्न होती चली जाती है। और आगे देखेंगे कि महिला और शूद्र उनको वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। तो देखो वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों श्रेणियों या वर्णों का सेवा करना था। इनमें इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं और शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो हम किस समय की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में भी क्या आई है, गिरावट आई है। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। देखिए पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। तो ये उत्तर वैदिक काल की बात है। और वैदिक काल के अंदर क्या था, कर्म के आधार पर था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो फायान आता है, फायान ने भी इन अछूतों के बारे में या वर्ण व्यवस्था के बाहर के जो लोग हैं, चांडाल जो लोग थे, उनके बारे में एक वर्णन किया गया है जो हम आगे आने वाली क्लासों के अंदर देखेंगे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने, जलाने का काम करते थे और इन लोगों के संपर्क अपवित्र माने जाते थे। ये चांडालों की बात की जा रही है जो अपने आप में इनका जो छूना और देखना ही इनको अपने आप में क्या माना जाता था, अपवित्र माना जाता था कि भाई इनके संपर्क में रहना ही अपने आप में क्या है, अपवित्र हम हो जाएंगे। और फायान तो यहाँ तक बताते हैं कि जब कोई ऐसा व्यक्ति अगर उसको पहले बात तो ये शहर से बाहर रहते थे जिससे कि लोग इनको देख ना सकें, तो छूने का कोई संभावना ही ना रहे। और जब कभी भी इनको शहर के अंदर आने की आवश्यकता होती थी तो उनको एक थाली हाथ में रखनी होती थी जिसको बजाते हुए चलते थे, जिससे कि आसपास वाले लोग ये समझ जाएं कि भाई इस व्यक्ति को ना तो देखना है ना ही इसको छूना है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। हम देखेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जैसे पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के अंदर, हम देखेंगे कि इस वर्ण व्यवस्था को बहुत सारे जो समुदाय उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जहाँ पे भी स्वीकार नहीं किया वहाँ पर हम देखेंगे कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो असमानता है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। बंटवारा जो आर्थिक और सामाजिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन है वो इनका नहीं हुआ है। तो देखिए कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका
हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। चलो अब हम देखते हैं जनपद। पिछले अध्याय में हमने देखा था और पढ़ा था कि भाई किस प्रकार जनपदों का निर्माण हुआ, और हमने देखा था कि राजनीतिक इकाई के तौर पर सबसे छोटी इकाई जो थी ऋग्वेद के अंदर वो थी कुल, और कुल जो है वो कुछ परिवारों से मिलकर बनी थी। परिवार मतलब स्वजनों का समूह, उन कुछ परिवारों से मिलकर कुल बना। लगभग एक ही वंश के थे। कुछ कुलों से मिलकर ग्राम बना, और ग्राम से मिलकर बना विश, और विश से मिलकर बना जन, और जब जन से आगे का क्षेत्र थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो बना जनपद। तो किस प्रकार धीरे धीरे जनपदों का निर्माण हुआ। ये कहेंगे प्रारंभिक जो राज्य हैं, प्रारंभिक जो शासन करने के जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं हमें इन्हीं जनपदों से मिलते हैं। और जनपदों के राजाओं के बारे में भी अपन ने थोड़ा सा पिछली बार पढ़ा था। जन के राजाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था पिछली बार कि भाई किस प्रकार जो जन के राजा हैं वो वास्तविक राजाओं की तरह नहीं होते थे, केवल युद्ध के अंदर अपनी भूमिका निभाते थे और नेतृत्व करते थे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो अब देखेंगे हम जन के राजा जो होते थे उससे थोड़ा बड़े क्षेत्र पर शासन करना, धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाया उन्होंने। जन का क्षेत्र जो है वो अपने आप में हम देखेंगे एक तरीके से कबीलाई समुदाय की तौर पर हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन जन से जैसे ही जनपद की ओर पर बढ़े तो वो राज्य जो है थोड़ा सा उनका क्षेत्र जो है आकार जो है वो बढ़ गया। हम देखें जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपदों को मानचित्र 4 में अभी अपन नीचे देखेंगे। अब देखो पुरातत्वविदों ने, हम देखा पुरातत्व की जो जानकारी रखने वाले हैं या पुरातत्व सामग्री की जो व्याख्या करने वाले हैं, खोज करने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर जो है वो था कुरु, अभी अपन देखेंगे कुरु जनपद की राजधानी, कुरु जनपद की राजधानी थी वो। कुरु वही जनपद है जो जिसका वर्णन जो है हमें मिलता है महाभारत में। किसमें मिलता है? महाभारत में। और महाभारत में कौरवों की राजधानी जो है हस्तिनापुर ही बताई गई है। तो एटा के पास अतिरंजी खेड़ा के बारे में भी ध्यान रखेंगे। और बहुत विशेष बात है, यहाँ से भारत के अंदर सबसे पहले लोहे के प्रमाण मिले हैं। और हमने पहले भी समझने की कोशिश की थी कि लोहा जो है वो अपने आप में मानव के इतिहास में, मानव के जीवन में उसने बहुत सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। उनको भी अपन थोड़ा सा नीचे समझेंगे भी। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो हमने देखा था कि चावल की जो फसल है वो थोड़ी सी हम देखते हैं कि एक नई फसल के तौर पर हम इस क्षेत्र में देखते हैं। बाकी गेहूं, जो धान, ये जो चीज़ें हैं वो हमने पहले भी देखी थी कि मेहरगढ़ में हमने शुरुआत जो है कृषि की, वहाँ से जो खेती के प्रमाण मिले हैं, फसलों के जो प्रमाण मिले हैं, वहाँ से ये फसलें पहले से उपजाई गई थी। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं जो चित्र दे रखा है, जो चित्रित धूसर पात्र सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। PGW, जैसे हमने पहले ही कहा था कि मृदभांड जो वहाँ से मिले हैं और मृदभांड संस्कृति जिस संस्कृति से संबंधित हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कौन से मृदभांड पाए जाते थे। PGW, या यूँ कहें कि चित्रित धूसर मृदभांड, या यूँ कहें कि पोर्ट्रेट ग्रे वेयर जो है इस प्रकार के मिलते थे। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पोर्ट्रेट ग्रे वेयर जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल से और महाजनपद काल दोनों से ये संबंधित हैं। तो देखिए इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। तो देखो हम देख पाएंगे, सामने देखेंगे एक कटोरी बनी हुई है और बिल्कुल पतली दिख रही है, मिट्टी का बर्तन है लेकिन फिर भी इसकी सतह जो है बहुत पतली है। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमें बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है।
के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो हम देखते हैं कि देखो ये जो आकृति बनी हुई है, ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं और इसके साथ साथ सरल रेखाओं का भी उपयोग इसमें हो रखा है। और ये जो है अपने आप में कौन सा कहलाता है, PGW या चित्रित धूसर मृदभांड या पात्र कहलाते हैं, जो इस महाजनपद काल या उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अब देखिए महाजनपद काल की हम बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि राजनीतिक जो इकाइयां हैं उसके तौर पर जब अपन ने समझने का प्रयत्न किया था तो हमने देखा था कि परिवार जो है वो राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक इकाई हम यहाँ से क्या मान सकते हैं। और कुछ परिवार से मिलकर कुल बनते हैं, ये हमने ऊपर देखा था। तो हम देखें कुल का जो नेतृत्व करने वाला होता है या मुखिया होता है उसको हम बोलते हैं कुलप, और ग्राम का जो मुखिया जो होता है उसको बोलते हैं ग्रामीणी। इसी प्रकार विश्व का जो विषय है उसको बोलते हैं विश्वपति। जन का जो होता है उसको हम बोलने लग जाते हैं जनपति, राजा, गोप, गोपा, ये सब जो है वो बोले। और उसके बाद में फिर यही राजा जनपद के जो नेतृत्व करने वाले थे या मुखिया जो थे या यूँ कहेंगे सिंहासन चलाने वाले जो थे वो भी राजा कहलाए और महाजनपद काल में भी कहलाए। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से महाजनपदों का निर्माण हुआ। जनपद हमने समझा था कि भी किस प्रकार से पहले छोटे कबीले समाज से जन बने और जन से जनपदों में परिवर्तित हुए, फिर यही जनपद जो हैं वो महाजनपदों या बड़े बड़े साम्राज्यों के अंदर बन गए। अब देखेंगे हम महाजनपद जो है उनकी क्या विशेषताएं थी। पहले हम देख लेते हैं कि महाजनपद जो है उनका जो वर्णन जो है किन कौन कौन से हमें साहित्यिक स्रोतों के अंदर देखने को मिलता है। तो मुख्य तौर पर हमें 16 महाजनपद की हम बात करेंगे। और 16 महाजनपदों की जो सूची है वो हमें 2 ग्रंथों में मिलती है। एक तो बौद्ध ग्रंथ, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र। इन दोनों में ही 16 महाजनपदों की सूची मिली है। लेकिन ज़्यादा विश्वसनीय जो है वो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय की। उसके अलावा महावस्तु, चुल निदेश जो है साहित्यिक ऐसे स्रोत और हैं जिनके अंदर हमें कुछ चेंजेज के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ महाजनपदों की सूची मिलती है। अब अपन देखते हैं, देखो तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए भाई महाजनपदों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। देखिए करीब 2500 साल पहले, या यूँ कहें कि 600 ईसा पूर्व या लगभग 500 ईसा पूर्व जो है कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है, अभी हम नीचे देखेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है। तो महाजनपदों की विशेषता हुई कि एक राजधानी होती थी। और हमने देखा कि महाजनपद जो है वो बड़े साम्राज्य हो गए थे, बड़े अपने आप में वो कबीले या जन जैसे छोटे क्षेत्र पर शासन करने वाले नहीं थे। इनका साम्राज्य जो है वो फैल गया था, काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। तो इनको आक्रमण भी होते थे और ये खुद भी आक्रमण करने जाते थे दूसरे राज्यों पर। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इनकी एक राजधानी, अपनी रणनीतियों को बनाने के लिए सभी महाजनपदों के अंदर एक राजधानियों की स्थापना की गई। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। सुरक्षा की दृष्टि से हम देखेंगे कि भाई उनको सुरक्षित रखने के सुरक्षा की दृष्टि से जब कोई आक्रमण करे तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उन राजधानियों की किलेबंदी की, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारों खड़ी कर अपनी समृद्धि या अपने शक्ति का प्रदर्शन करते। तो एक पहला कारण तो अपने देखा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वो करते थे इसका इन किलेबंदियों को, और दूसरा था कि अपनी शक्ति, अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए भी वो ऊंची ऊंची इमारतें या बड़ी बड़ी किलेबंदी जो है उनके द्वारा की गई राजधानियों के अंदर। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था किलेबंदी करने के कारण। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। तो बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी।
हजारों स्त्री पुरुषों बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी, मानव संसाधन भी, और इसके साथ साथ भाई जिन भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हम इन लोगों ने या इस समय के राजाओं ने इन किलों का निर्माण कराया था। अब देखिए, अब राजा सेना रखने लगे थे। अब देखेंगे महाजनपद काल जो है उसमें क्या हुआ, एक बदलाव हुआ कि इससे पहले जो है स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने बताया कि अब इतना बड़े साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए या दूसरे क्षेत्रों को जीतने के लिए अब उनको क्या चाहिए थी, एक स्थायी सेना चाहिए थी। अगर स्थायी सेना नहीं हो उनके पास तो ना तो वो बड़े क्षेत्रों को नियंत्रण में ले पाएंगे और ना ही अपने क्षेत्र का जो है वो अपने क्षेत्र की रक्षा कर पाएंगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। हम देखेंगे आहत सिक्के जो हैं लगभग 1-2 बातें देख लेते हैं, बाकी हम अध्याय 8 में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व जो है वो हमें मिले हैं। सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं भारत के। आहत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनके ऊपर चोट पहुंचाकर पंच कर इनके ऊपर चित्र उकेरे जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। पंचमार्क सिक्के कहते हैं। चांदी, तांबे और भी दूसरी धातुओं के ये मिले हैं। रेप्सन ने सबसे पहले इनकी खोज की थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये 3-4 बातें तो आहत सिक्के के बारे में ध्यान रखनी है। प्रश्न इनसे भी रिलेटेड पूछा जाता है और आकर अध्याय 8 के अंदर हम और डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो एक तो क्या हुआ, स्थायी सेना, और स्थायी सेना का भुगतान जो है वो क्या करते थे, नगद आहत सिक्कों के रूप में करते थे। अब देखिए कौशाम्बी किले, पहले अपन थोड़ा सा ये मैप के अंदर थोड़े से महाजनपदों को देख लेते हैं। तो देखिए कुछ महाजनपद में लिखे हैं। देखो दक्षिण भारत में केवल एक ही महाजनपद हमें देखने को मिलता है, अशमक, इसकी राजधानी पोटली। इसके बाद में हम देखेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर अवंती महाजनपद था। फिर हम देखेंगे राजस्थान के अंदर मत्स्य, फिर सूरसेन, थोड़ा सा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। फिर हम देखेंगे चेदी जो मध्य प्रदेश और अपने आप में उत्तर प्रदेश की सीमा का जो क्षेत्र है वहाँ पर था। फिर वत्स जो बिल्कुल गंगा और यमुना दोनों के बीच में था और उसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। ये बहुत बार पूछी हुई है वत्स की राजधानी जो है। और ये भी पूछा गया है कि गंगा यमुना दोनों के बीच में के क्षेत्र में कौन सा तो देखो ये ऊपर से गंगा आ रही है, नीचे से यमुना नदी, इन दोनों के बीच में जो है वो वत्स महाजनपद था। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। तो देखो आधुनिक बिहार का जो क्षेत्र है उसके अंदर हम देख पा रहे हैं आसानी से मगध, और मगध की जो राजधानी थी शुरुआती वो थी राजगिरी। और ज़्यादा अच्छे से अपन पढ़ेंगे। फिर देखो अंग महाजनपद, वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद के अंदर ही हम देखेंगे कि इसकी जो राजधानी थी वज्जियों की वैशाली। हम पढ़ेंगे वज्जी जो एक गणराज्य था और 8 गणराज्यों से मिलकर बना था, उनमें से सबसे शक्तिशाली जो थे वो वैशाली के थे, लिच्छवी। अब देखो फिर कौशल जो भगवान राम की जो अयोध्या भूमि थी वो इसी महाजनपद के अंतर्गत आती थी। फिर हम देखते थे पांचाल। फिर हम देखेंगे कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी हमने पहले देखा था कि हस्तिनापुर। फिर हम ऊपर देखेंगे कि गांधार, गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला। ठीक है ना। तो कुछ ये महत्वपूर्ण जो महाजनपद हैं उसको आप थोड़ा सा देखें। मानचित्र के अंदर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में तो केवल एक ही है। फिर गुजरात मध्य प्रदेश में अवंती है। फिर हम देखेंगे बोले अगर यमुना या गंगा के नीचे वाले देखना चाहें तो देख सकते हैं अपन गंगा से इधर, तो मत्स्य, सूरसेन और चेदी। उसके बाद में वत्स और मगध और अंग, ये गंगा के नीचे की साइड है। फिर ऊपर की साइड अपन देखेंगे तो वज्जी, कौशल, पांचाल, कुरु और गांधार, ये जो हैं वो अपने आप में गंगा के उत्तर में स्थित हैं। अब अपन देखते हैं वापस। देखिए कौशाम्बी किले की दीवार, तो हमें पता है कि कौशाम्बी जो है किसकी राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। और हमने देखा था कि सभी जनपदों की एक राजधानी थी और राजधानियाँ जो थी वो अपने आप में किलेबंद थी। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसी महाजनपद काल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं उसी काल के दौरान हुआ था। तो अपन समझ सकते हैं। देखो सुदृढ़ दीवार लग रही है। अब देखो कर, जब हमने देख लिया था कि महाजनपद काल के अंदर जो है
सेनाएं जो हैं वो अपने आप में क्या होती थी, स्थायी सेनाओं का निर्माण हुआ। और स्थायी सेना रखना अपने आप में क्या थी, राजाओं के लिए चुनौतियाँ थी कि भाई स्थायी सेना रखने तो उसको क्या देना पड़ता था, वेतन। और वेतन जो है, अगर आप वेतन तभी दे पाओगे जब एक किसी भी राज्य के पास या राजा के पास आय के स्रोत हों। और आय के जो स्रोत होते हैं वो हमेशा किसके माध्यम से इकट्ठा करते थे, वो करों के माध्यम से। आज भी हम देखते हैं सरकारें जो हमसे टैक्स लेती हैं, उसी टैक्स को इकट्ठा कर फिर अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से वो चलाती हैं, या अपने जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देती हैं उसी टैक्स में से। तो इसी प्रकार जब महाजनपद काल में हम देखते हैं कि स्थायी सेनाओं का रहना जरूरी हो गया था, तो उनको टैक्स लगाना भी, नियमित टैक्स लगाना भी अपने आप में क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। उनके जो बड़े बड़े जो किले उन्होंने बनाए, बड़े बड़ी जो सेनाएं उन्होंने बनाई, उन सेनाओं के लिए उनको पैसों की आवश्यकता थी, या यूँ कहें कि धन की आवश्यकता थी, और उस धन को उन्होंने कर के माध्यम से पूरा किया। तो कुछ किन किन लोगों से कर लेते थे, किस प्रकार कर लेते थे, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें। महाजनपद काल के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। बड़ी सेना और स्थायी सेना अपने आप में क्या थी, स्थायी सेना। तो बड़ी सेना के लिए भी ज़्यादा लोगों को भर्ती करना, और स्थायी सेना के लिए मतलब नियमित तौर पर उनको वेतन देना। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी, या प्रचुर रूप से धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद काल के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल का जो राजा था उसका कोई नियमित टैक्स नहीं था, वो केवल युद्ध में लूटे हुए जो सामान था उसके आधार पर, और या उसके जो अधीन जो लोग थे उन लोगों के उपहार के ऊपर ही निर्भर रहता था। उसकी आमदनी जो थी उन्हीं के ऊपर निर्भर थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। महाजनपद काल में नियमित रूप से कर वसूलने की प्रक्रिया जो है वो लागू कर दी गई थी। अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाग कर। कौन सा, किसको कहते हैं अपन भाग कर? देखो, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो क्या करते थे, खेती का काम ही करते थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा, तो लगभग 6वां जो हिस्सा है वो एक टैक्स के रूप में देते थे, जिसे कहा जाता था भाग। तो ध्यान रखना है, वे किसानों से जो लिया जाने वाला जो टैक्स था उसका नाम क्या था, भाग। और उसका जो मार्जिन था या उसका जो हिस्सा था वो था 1/6वां भाग। अब देखो, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। तो एक तरीके से कहें बेगार के माध्यम से, कोई भी कारीगर या शिल्पकार जो होता था, या किसी विशेष कौशल को जानने वाले जो लोग होते थे, बुनकर हुए, लोहार हुए, सुनार हुए, उनको राजाओं के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, या यूँ कहें कि बेगार देनी पड़ती थी। उसके लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता था। इसके अलावा टैक्स के रूप में और किनसे वसूल करते थे? देखो, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो जो भी पशुपालक होते थे, या तो जानवरों को भेंट देते थे राजाओं को, या उनसे जो भी उत्पाद होते थे उनको राजा तक पहुंचाते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। आखेटकों और संग्रहों को जंगल से प्राप्त तो वनों उपज जो थी, वनों उपज भेंट के रूप में राजा तक वो पहुंचाते थे। तो जो भी जंगल के अंदर जो भी सामग्री वो इकट्ठा करते थे, तो वो अपने टैक्स के रूप में राजाओं के पास पहुंचाते थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा जो है वो टैक्स लेते थे। अब देखो, कृषि में परिवर्तन। हम देखेंगे कि कृषि में जो परिवर्तन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है महाजनपद काल में। और ये जो राजाओं ने भी इस कृषि में परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमें पता है कि कृषि में इन परिवर्तनों की वजह से ही कृषि का क्षेत्र जो है वो बढ़ गया, और बढ़ने से क्या हुआ, राजाओं को टैक्स के रूप में, कर के रूप में नियमित आय जो है उनकी, उसमें वृद्धि हुई। तो देखो, 2 परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन तो लोहा, हमने देखा था कि लगभग 1000 ईसा पूर्व या उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते भारत के अंदर लोहे के हमें प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि भारत के लोगों ने लोहे की खोज कर ली, लोहे का उपयोग करने लग गए। तो लोहे के फाल मिलते हैं। फाल का मतलब है कि जो ज़मीन को जोतने के अंदर काम में आते हैं। तो लोहे के पहले क्या होता था, केवल कुदाल के माध्यम से बीजों को छिड़क दिया जाता था, कुदाल के माध्यम से थोड़ा सा खोद दिया जाता था या ग्रुप दिया जाता था, जिससे कि बीज उगते थे। अब क्या हुआ, तो जितनी जो भूमि की उर्वरकता है वो अपने आप में पूरी तरीके से काम में नहीं आती थी। अब क्या हुआ, लोहे के फाल काम में लेने लग गए, तो ज़मीन जो है अच्छी तरीके से जोती जाने लगी, अच्छी तरीके से खोदी जाने लगी। अच्छी तरीके से जब जोती जाने लगी तो क्या हुआ, जो अंदर की जो उसके अंदर जो भी प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं वो बीजों को ज़्यादा मिलने जाने लगे, जिससे कि जो कृषिगत उत्पादन है वो अपने आप में बढ़ गया, है ना। तो लोहे के फाल ने अपने आप में कृषि में सकारात्मक परिवर्तन किए। और दूसरा है एक रोपण विधि।
अब क्या होता था, उससे पहले तक तो केवल बीज छिड़के जाते थे, है ना। लेकिन अब रोपण विधि से क्या होता था, बीजों को पहले रोपा जाता था और फिर रोपने के बाद जब पौधा तैयार हो जाता था उसके बाद में फिर उसको खेत में लगाया जाता था, जिससे कि पौधों का जो उगना जो है, जो समस्या आती थी कि भाई पहले जब बीज छिड़का जाता था तो उस समय बहुत सारे पौधे उग ही नहीं पाते थे, तो ये समस्या से वो क्या हो गए, अपने आप में उनको निजात मिली। देखो, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, दोनों के बारे में अपने को अच्छे से समझ लेना है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिन्हें कम्मकार कहा गया है, करते थे। तो हम देखेंगे कि इन परिवर्तनों की वजह से जो है कृषि की जो आय है उसमें परिवर्तन हुआ, सकारात्मक परिवर्तन हुआ, मतलब वो बढ़ गई। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों करते थे? क्योंकि इसलिए करते थे क्योंकि अगर कृषिगत आय बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं राजा के टैक्स के माध्यम से राजा की आय भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध जो हमने देखा था कि 16 महाजनपदों के अंदर सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। मानचित्र 4 में हमने देखा था कि बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मगध महाजनपद था। अब देखो, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। अब हमें देखो, मगध के बारे में जो भी बातें यहाँ पे बताई जाती है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सब की सब आप अलग से नोट कर सकते हैं और इनसे प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। सबसे पहली बात, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, तो सबसे पहली बात। और इन नदियों के बहने से उनको क्या फ़ायदा हुआ? पहला, यातायात का फ़ायदा हुआ कि भाई इनके जो परिवहन के जो साधन हैं उन स्थल मार्ग से, हम देखते हैं कि स्थल मार्ग से हमेशा जल मार्ग जो है वो सस्ता होता है परिवहन के, और उसको ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में जो यातायात की जो सुविधाएं थी इन दो नदियों की वजह से उस महाजनपद काल में आसान हो गई और उसके जो लागत है वो भी कम हो गई। जल वितरण, हम देखते हैं कि कृषिगत खेती के लिए या कृषिगत परिस्थितियों को और कृषि के अनुसार ढालने के लिए हम जल वितरिकाएँ जो हैं इन नदियों के पास किनारे किनारे से निकाल कर और लंबी दूरी तक बनाई गई नहरें बनाई गई, जिससे कि खेती जो है वो अपने आप में खेती के लिए एक आदर्श स्थिति रही, सिंचित ज़मीन ज़्यादा रही और उत्पादन उनका क्या रहा, बढ़ा हुआ रहा हमेशा। तीसरी बात, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, तो ये हमेशा अपने साथ कच्छारी मिट्टी लाती थी, जलोढ़ मिट्टी लाती थी, जिससे जो अपने आप में क्या थी, खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती थी। सामान्य जो खेत होते थे उनसे उनका उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता था। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों से दो प्रकार की आवश्यकताओं को ये पूरा करते थे। ये जंगल एक प्रकार से दो बातों में महत्वपूर्ण थे। पहला, हाथियों के लिए फेमस थे, यहाँ से हाथी पकड़ के लाते थे और इनको युद्धों के अंदर काम में लेते थे। युद्धों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और सेना को मजबूत बनाया जाता था। और अब जब हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, और ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के अंदर या सेना के अंदर जो है हाथियों की बहुत बड़ी संख्या थी, और उन्हीं हाथियों की संख्या का सुनकर जो है वो बाद में सिकंदर के सेना जो है वो सैनिक आए ही नहीं भारत के अंदर, वो वहीं से भारत से पहले ही वापस चले गए। हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया गया तो इसलिए ये महत्वपूर्ण था, ये मजबूत होने का एक कारण था। और यहाँ से जो जंगलों से जो लकड़ियाँ मिलती थी उन लकड़ियों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाए जाते थे। तो जंगल जो है दो प्रकार से मगध को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण थे कि वहाँ से हाथी पकड़ कर ले जाए जाते थे और उनको सेना में भर्ती किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, सेना को मजबूत बनाया जाता था। और दूसरा, इन जंगलों से मजबूत लकड़ियाँ प्राप्त करते थे जिनसे घर, गाड़ियाँ और रथ बनाए जाते थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी लोहा अयस्क। हम देखेंगे कि आज भी बिहार के इस क्षेत्र में भारत को लोहा मिलता है
और ये प्राचीन काल से मिलता हुआ आ रहा है। तो मगध के अंदर लोहे के भरपूर भंडार थे, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते थे, एक तो लोहे के फाल बनाकर अपनी कृषि के क्षेत्र को उन्होंने मजबूत किया, और दूसरा सेना को हथियार और औजार देकर अपने सैनिकों को मजबूत किया, जिसकी वजह से ये आसपास के दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार कर सके। उसका मुख्य कारण क्या था, लोहा। इनके पास लोहा जो है वो अपने आप में बहुत था। इनकी तलवारें जो होती थी वो लोहे की बिल्कुल मजबूत तलवारें होती थी। ढाल जो होती थी सैनिकों की वो अपने आप में मजबूत लोहे की होती थी। इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते और बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण हैं कि क्यों मगध जो है वो अपने आप में शक्तिशाली था। अब देखेंगे मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे। तो हम देखेंगे बिंबिसार और अजातशत्रु, दोनों हर्यक वंश के थे। थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश, और आगे आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश के बाद में हम देखते हैं कि मगध पर मौर्यों ने शासन किया था। तो अपन यहाँ पे केवल दो जिन शासकों की बात कर रहे हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु की, वो हर्यक वंश के हैं। अजातशत्रु ये जो है प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जो है मगध के क्षेत्र में मिला लिया था और मगध का साम्राज्य फैला लिया था। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, है ना। ये नंद वंश का शासक था और इसने भी मगध के साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। उत्तर पश्चिम का मतलब है कि बिल्कुल सिंधु नदी घाटी जो क्षेत्र है वहाँ तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, अंडरलाइन करना कि सबसे पहली राजधानी जो थी वो क्या थी, राजगृह थी, और कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। उसके बाद में जो है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र बनाया था अजातशत्रु के बेटा उदयन ने। हाँ, उदयन आता है कहीं नाम, कहीं उदयन आता है, तो ध्यान रखना कि उदयन ने जो है पाटलिपुत्र जो है उसको राजधानी बनाया था। जो आज की पटना जो है वो मगध की राजधानी हुआ करती थी। एक शासक आया था शिशुनाग वंश, उसने वैशाली को भी अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उसी का बेटा जो है कालाशोक आकर वापस पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। तो अब अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहली राजधानी जो थी वो थी राजगृह, दूसरी थी पाटलिपुत्र और तीसरी थी वैशाली, और वैशाली के बाद में वापस से बना दिया जाता है पाटलिपुत्र को। अब देखिए, लगभग 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर, जिस सिकंदर की या अलेक्जेंडर की हम बात करते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं अलेक्जेंडर, और इसने लगभग भारत पर किया था 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण इसने किया था, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर। तो राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। यह पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। तो देखो, एक जो 326 इंपॉर्टेंट है कि कब उसने भारत पर आक्रमण किया था, और दूसरा ये ध्यान रखना व्यास नदी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था या किस नदी को पार नहीं किया था, वो अपने को ध्यान रखना, व्यास नदी। तो व्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सैनिकों या सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन भारत पर था, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो बहुत प्रसिद्ध थी, और उसी प्रसिद्धि के कारण उसके सैनिकों ने इस व्यास नदी को पार कर उससे युद्ध करने से मना कर दिया था। अब अपन देखते हैं वज्जी। ये था एक गणराज्य, क्या था, गणराज्य। और मगध जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये था अपने आप में राजतंत्रात्मक शासन, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब है यहाँ पे शासन किसका होता था, राजा का होता था, और राजा अपने आप में जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता था, अपने आप में उत्तराधिकारी में अपने पद को प्राप्त करता था। तो ये जो शासन व्यवस्था है वो कहलाती है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और जब हम बात करेंगे गणराज्य की, तो हम समझेंगे गणराज्य का मतलब है कि गण का मतलब है जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन जो है वो अपने आप में कहलाता था गणराज्य। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पे तो जनता भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ क्या होता था, कुछ लोगों का समूह जो है वो शासन करता था, जिनको राजा कहते थे।
तो मतलब एक राजा नहीं करता था, यहाँ राजाओं का समूह करता था अपने आप में, और वो ही डिसीजन लेता था। तो एक तरीके से एक लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी झलक हमें इस महाजनपद काल में देखने को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे कि वज्जी जो गणराज्य है वो अपने आप में 8 संघों से मिलकर बना है। ये पूछे जाते हैं बहुत बार। मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक, वैशाली के लिच्छवी, वज्जी खुद, उग्र, भाग, इक्ष्वाकु और कौरव, ये 8 संघ मिलकर वज्जी जो गणराज्य है उसका निर्माण करते हैं या वज्जी गणराज्य के अंदर आते थे। हम देखते हैं, देखो गण का मतलब क्या है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है कि भाई गण जो है वो अपने आप में क्या एक ऐसे समूह, ऐसी संस्था के लिए किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। संघ, संघ का मतलब है संगठन या सभा। तो अब देखो, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, और हमने देखा था कि उसके ऊपर की साइड ही, वापस से हम मानचित्र देखें थोड़ा सा तो आप समझ पाएंगे कि देखो ये रहा मगध, और मगध के बिल्कुल थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर जो है वो कौन सा राज्य है, वज्जी। और ये वज्जी का पूरा क्षेत्र जो है वो वज्जी के अंदर आता था, मगध के ऊपर और उत्तर पूर्व वाला। देखिए, अब वज्जी राज्य था, हमने देख लिया कि 8 जो संघ से मिलकर बना था और सबसे शक्तिशाली थे लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, और ये इनकी राजधानी थी। तो वज्जियों की राजधानी जो थी वो थी वैशाली। और देखो वैशाली जो थी, आज हम देखते हैं कि इतना फेमस नगर था, इतना सुव्यवस्थित नगर था कि आज आपको इसी के आधार पर, इसी के प्रतीक के तौर पर आज हम देखते हैं कि हर शहर के अंदर हमें वैशाली नगर देखने को मिल जाएगा। ये वही वैशाली है जो महाजनपद काल में वज्जी की राजधानी थी और आज बिहार में स्थित है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था देखी गई जिसे गण या संघ कहा गया, कि भाई जिसे कुछ लोगों द्वारा या लोगों के समूह द्वारा संचालित किया गया। देखो, गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो हमने देखा था भाई जो कुछ लोगों का समूह जो शासन करता था वो अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति उसका कहलाता था राजा। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जो भी राजा के जो कार्य होते थे उनको सबको एक साथ करते थे। किसी चीज़ पर, किसी बात पर अगर इनको निर्णय लेना होता था तो ये मिल बैठकर अपने आप में निर्णय लेते थे। वाद विवाद के जरिए ये निर्णय लिया करते थे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ये अपने आप में एक लोकतंत्र की झलक हमें देखने को मिलती है। लोकतंत्रात्मक शासन जो है प्रणाली, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में यही है मिलजुल कर फैसला लेना, बहस के द्वारा बातचीत कर फैसला लेना। तो ये लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी झलक हमें इन वज्जी के शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री, दास, कमकार हमने देखा था कि ऐसे जो भूमिहीन खेतियर किसान जो थे उनके लिए हमने ये काम लिया था। तो कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो हम देखते हैं कि कुछ जो निर्धन जो थे लोग जो थे उनको इन सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उनमें स्त्रियां भी शामिल थी। ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब देखो, बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो देखेंगे महात्मा बुद्ध जो है वो कपिलवस्तु के शाक्य कुल के थे और कपिलवस्तु थे। ये भी अपने आप में क्या था, एक संघ गण था या संघ था। यहाँ पे भी शासन जो है वो गणतंत्रात्मक तरीके से चलता था। और महावीर स्वामी जो थे वो थे कुंडलग्राम जो है वहाँ के थे। तो वो भी अपने आप में क्या था, एक गणतंत्रात्मक था या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। देखो, बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन पर बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। और जो इनका संघ जो बनाया गया था उस संघ के बारे में, किस प्रकार से निर्णय लेते थे, कैसे मिलजुल कर काम करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में बौद्ध साहित्य में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब देखो, एक रोचक वर्णन जो है यहाँ पर दिया गया है, उसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो, वज्जी संघ का वर्णन दिग्निकाय से लिया गया है। दिग्निकाय जो है अपने आप में एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ। दिग्निकाय एक प्रसिद्ध, आगे लिखा हुआ है, दिग्निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और करीब 2300 साल पहले लिखा हुआ है, या लगभग कह देंगे आज से 300 ईसा पूर्व जो है ये लिखा गया था।
अब देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, अजातशत्रु और वज्जी संघ। तो देखो हमने देखा कि मगध का शासक शक्तिशाली शासकों में से एक था अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के बिल्कुल पास में क्या थे, वज्जी था। और वज्जी से उसकी लड़ाई का जो कारण था, वज्जी पर वो अधिकार करना चाहता था, और वज्जी पर अधिकार करने के कारण जो है, एक मुख्य कारण जो बताया जाता है कि भाई वज्जी और मगध के बीच में एक पन्ने, हीरे पन्ने की एक जो खान थी वो थी, और उनमें बंटवारा हुआ था कि भाई दोनों जो है इस खान का 50-50% जो है उपयोग में लेंगे। पर हुआ क्या कि वज्जी संघ ने पूरी की पूरी खान को हथिया लिया, तो वापस से वो खान को प्राप्त करना चाहता था। ये मुख्य कारण था, और भी बहुत सारे सहायक कारण हैं, लेकिन जहाँ कहीं अगर डिटेल में आएगा तो वहाँ हम बात करेंगे। तो हमें ध्यान रखना भाई वो वज्जी संघ को कुल मिला के क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था। और इसको जीतने के लिए ही जब वो बार बार प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो रहा था, उसने अपना जो एक मंत्री था वत्सकार, उसको भगवान बुद्ध के पास भेजा, और उसने कहा कि आप जाओ और भगवान गौतम बुद्ध से पूछो कि भाई किस प्रकार से हम वज्जी संघ पर क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब वो भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध से पूछा, तो उसने वज्जी संघ के बारे में बहुत सारी बातें की, और जब उसने वज्जी संघ के बारे में बताया तो अपन देखते हैं क्या बताया उसने। इसको पढ़ते हैं पैराग्राफ को, उसके साथ ही ख़त्म करेंगे फिर ये। अजातशत्रु, हमें ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, और उन्होंने अपने मंत्री वसक्कार, इसको अंडरलाइन कर लेना है ना, वसक्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा कि कैसे हम इस वज्जी को जीत सकते हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जो उनको पूर्वजों ने जो रीति रिवाज बनाए उनका जब तक वो पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता अगर वो देते रहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। शहरों और गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। बौद्ध जो पूजा स्थल थे, अपन देखेंगे अभी चैत्य विहार और स्तूप, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ये चैत्य जो है वो बौद्ध पूजा स्थलों को हम कहते हैं, बौद्ध जो पूजा स्थल हैं उनको हम चैत्य कहते हैं। तो शहरों और गाँवों में जो चैत्यों का रखरखाव करते रहेंगे तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। विभिन्न मतावलंबी और संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने और जाने में कोई रोक नहीं लगाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अगर वो मानते रहेंगे तो वज्जी संघ को कोई भी नहीं हरा सकता। तो एक तरीके से उन्होंने इसी बात के अंदर वज्जी संघ को हराने का एक रास्ता उनको दिखा दिया कि भाई उनकी जो मुख्य शक्ति जो है वो क्या है, एकता है, संगठन है उनका। और जब तक वो इस संगठन को बनाए रखेंगे, अपने आप को एक बनाए रखेंगे, अपने पूर्वजों के नियमों को पालना करते रहेंगे, अपने बड़े जो हैं उनके अनुभवों को, उनकी बताई हुई बातों पर ध्यान देते रहेंगे, नियमित रूप से मिलजुल कर शासन करते रहेंगे, महिलाओं पर किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, विभिन्न मतावलियों जो धर्म को मानने वाले संत हैं उनको अगर आने जाने देंगे, इसका मतलब है कि सांप्रदायिक रूप से उनके समाज के जो लोग हैं वो अपने आप में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। तो इस बात से एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने एक रास्ता बता दिया कि वज्जियों को हराने का एक ही कारण है या एक ही रास्ता है कि वो उनके अंदर क्या करें, उनकी एकता को विखंडित कर दें। तो उसके बाद में जो अजातशत्रु है वो अपने मंत्री वसक्कार को अपने दरबार से, वो एक षड्यंत्र होता है अपने आप में एक पूरी तरीके से कि वसक्कार जो है वो अजातशत्रु के दरबार में वज्जी संघ की प्रशंसा करता है। फिर वसक्कार को अजातशत्रु अपने दरबार से निकाल देता है। फिर वसक्कार जो है वो वज्जियों के दरबार में जाता है और वज्जियों की से सहानुभूति हासिल करता है। उसके बाद में फिर वो वज्जियों के दरबार में रहते हुए वज्जी संघ के अंदर अपने आप में क्या फूट पैदा करता है, और उसी फूट का फ़ायदा उठाते हुए फिर अजातशत्रु जो है वज्जी संघ को पराजित कर देता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भाई कौन गया था, और ये भी ध्यान रखना है कि वज्जी संघ को मगध में मिलाने वाला राजा कौन था, अजातशत्रु। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक
1500 साल पहले की बात करेंगे तो 500 ईस्वी तक, है ना, ईसा के जन्म से 500 साल बाद, तो 500 ईस्वी तक चलता रहा। और गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। हम देखेंगे कि भाई अंतिम तौर पर इस जो राज्य को, वज्जी संघ को जो है पूरी तरीके से मिलाने वाले जो थे गुप्त थे, लेकिन अजात शत्रु ने भी उनको पराजित किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं अन्यत्र। हमें पता है कि जब हमारे देश के अंदर या जहाँ जिस कालखंड के बारे में हम भारत से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं, उस समय विश्व के दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा था, तो हम देखेंगे। देखो, अपने एटलस में यूनान और एथेंस देखेंगे कि भाई भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर जो है वो है यूनान और एथेंस। तो लगभग 2500 साल पहले, वही आज से लगभग या यूँ कहेंगे 500 ईसा पूर्व जो है एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र का मतलब है या गणतंत्र का मतलब है कि जनता का शासन अपने आप में, ना, प्रजा का शासन। अब देखिए, ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही, लगभग 300 ईसा पूर्व तक चलती रही। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, उनको पूरी नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कि भाई कोई भी अगर निर्णय लेना है तो वो सभा बुलाई जाती थी, और सभा के जो सदस्य होते थे वो मिलजुल कर वो निर्णय लेते थे, और 40 बार बुलाई जाती थी। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से वो लोग जो निर्णय लेते थे वो मिलजुल कर ही लेते थे। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। भागरिक कौन? जिनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। दास लोग भाग नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो शासन में कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। और हम देखते हैं कि भाई जो शासन चलाते थे, ये सरकार के काम जो करते थे अधिकारी, उन अधिकारियों या उन पदों पर नियुक्तियां जो है लॉटरी के माध्यम से होती थी। कि भाई ठीक है, किसी एक व्यक्ति को चयन करने का जो तरीका होता था उनका, वो लॉटरी के माध्यम से होता था। सभी नागरिकों को नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। जिस प्रकार दासों को नहीं था, उसी प्रकार हम देखते हैं कि औरतों को भी नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। व्यापारियों, शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो जो विदेशी व्यापारी थे, शिल्पकार थे, जो एथेंस में काम करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए थे, उन लोगों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया था। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो हम देखते हैं क्या वास्तव में एथेंस में जनतंत्र था, तो हम देखेंगे कि वास्तव में नहीं था। आज जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, आज जिस जनतंत्र की हम बात करते हैं, वैसा जनतंत्र नहीं था। वो अपने में सीमित लोकतंत्र था। ये कह सकते हैं कि क्या था? सीमित लोकतंत्र। एक निश्चित सीमा उसकी निर्धारण कर दी गई थी कि कौन से लोगों को मूल नागरिकता प्रदान की गई है, और वो लोग ही उन प्रक्रियाओं में, निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भाग ले सकेंगे। तो हमें देखना है कि प्राचीनतम जो विश्व के अंदर हमें उदाहरण देखने को मिलता है लोकतंत्र का, वो एथेंस और यूनान के अंदर देखने को मिलता है। और भारतीय जो महाजनपद काल है, उनके अंदर भी जो 16 महाजनपद हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे जनपद और महाजनपद हैं जिनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के अनुसार चल रही थी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।